नमस्कार साथियों। आज देखिए बहुत दिनों बाद फिर से एक नया वीडियो के लिए आया हूँ। थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा है। चलिए देखिए, कमेंट था शीतल का कि सर हमें रूस की क्रांति और यूरोप में समाजवाद जो सोशलिज्म है उसको समझाना है, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप। इस समाजवाद को सोशलिज्म कहा जाता है और एक है साम्यवाद। इसी समाजवाद से जुड़ा हुआ एक शब्द और होता है जिसे कहते हैं साम्यवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन माइनर डिफरेंट होता है दोनों वर्ड्स में। हम उनको भी समझेंगे, लेकिन आज नहीं समझेंगे। समाजवाद और साम्यवाद में नहीं समझेंगे, लेकिन अभी तो मान के चलिए कि दोनों एक ही होता है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों एक ही है। देखिए, जो रूस की क्रांति है, ये रूस की क्रांति एक्चुअली 1917 में हुई थी। 1917 में ये रूस की जो क्रांति है ये 2 फेज में हुआ था। एक तो हुआ था मार्च में, फिर ये फाइनल हुआ था अक्टूबर में हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। यहाँ की जो क्रांति हुई थी ये वो अगर कहा जाए कि पूंजीवाद के खिलाफ था तो गलत नहीं होगा। पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद था, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पूंजीवाद के जो जनक थे उनका नाम था एडम स्मिथ। और जो समाजवाद के जनक थे जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है, कार्ल मार्क्स बनाम था ये। अब चूंकि ये दोनों दुनिया से जा चुके थे, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो ये विचारधारा इन्हीं 2 लोगों की थी। एडम स्मिथ पूंजीवाद विचारधारा का था और कार्ल मार्क्स समाजवाद विचारधारा का था। रूस की क्रांति आखिर ये हुई क्यों? देखिए, रूस की क्रांति जो था उसके पीछे के कारण था कि वहाँ पर 1917 में जो शासक था वहाँ का, उस वक्त जो मार्च महीने तक वहाँ का जो शासक था जार निकोलस था। जार वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। जार मतलब एक पदवी लगाते थे। जैसे हमारे यहाँ बहुत लोग नाम से पहले सिंह लगा लेते हैं, या फिर पहले जो राजा हुआ करते थे लगाते थे मगधाधिराज, या फिर पर्वतेश्वर, या त्रिभुवन, ऐसे लगाते थे तीनों भवन के लोग। तो वहाँ के जो राजा थे, रूस के जो राजा रहा करते थे जिसे रसिया कहा जाता था, वहाँ के अपने शासक अपने नाम से पहले क्या लगाते थे? जार लगाते थे, जार। तो जार निकोलस वहाँ का शासक था। और आप लोगों को याद होगा कि 1914 से 1918 के बीच तक वहाँ पर विश्व युद्ध चल रहा था। यूरोप में वर्ल्ड वार चल रहा था, विश्व युद्ध। और उस विश्व युद्ध में ये रूस भी सम्मिलित था। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई देश युद्ध में जाएगा लड़ने के लिए, तो युद्ध में सेना यानी कि जन की हानि होगी। सेना मरेंगे ही मरेगा, जन की हानि होगी। और क्योंकि हमारे यहाँ हथियार ये सब भी तो युद्ध में देना पड़ेगा। हथियार इसको बनाने के लिए विदेशों से पैसे भी लाना पड़ेगा, खर्च करना भी पड़ेंगे, सामान लाना पड़ेगा, मतलब बहुत प्रकार के खर्च करने पड़ेंगे, जिससे धन की भी हानि होगी। तो जन की भी हानि हुई और धन की भी हानि हुई। वहाँ पर गरीबी, भूखमरी और व्याप्त हो गई। यहाँ तक कि जो वहाँ पर क्रांति जो शुरू हुई थी, इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है इसे। बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, इसे समाजवाद की क्रांति कहा जाता है, इसे रूस की क्रांति कहा जाता है, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, बौद्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है इसे। तो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ पर गरीबी, भूखमरी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वहाँ के लोग रोटी के लिए लाले पड़ गए थे। रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहा था लोगों को रूस में उस वक्त। पहनने के लिए लोगों के पास कपड़े तक नहीं थे। मार्च का महीना था, 1917 में मार्च का महीना था। तो वहाँ की जनता जब मार्केट में निकली तो वहाँ पर ऑलरेडी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बस इतना समझिए कि अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आपको कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए, अगर पैसे नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सरकार वहाँ पर
नियंत्रण नहीं रखती है, न उत्पादन पे ना ही वितरण पर, न तो प्रोडक्शन पे और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन पर गवर्नमेंट अपना गवर्निंग नहीं करता है। तो वहाँ की जनता जब मार्केट में निकली तो पेट में अनाज नहीं था, कपड़े, शरीर पे कपड़े नहीं थे, तो ठंडी का मौसम रहता है वहाँ पर रूस में। तो वहाँ की जनता मार्केट में जैसे ही भोजन कपड़े देखे तो वहाँ की जनता मार्केट में टूट पड़ी। और वहाँ का वो जो मार्च महीने में वहाँ का जो शासक था जार निकोलस, इस जार निकोलस ने आदेश दिया अपने यहाँ के आर्मी को कि इस जनता पर गोली चला दो, जो जनता भूखी और नंगी है उन पर गोली चला दो। लेकिन वहाँ की सेना ने क्या किया कि गोली नहीं चलाया, जार निकोलस की बातों को नहीं माना। तो वहाँ के जनता का और मनोबल क्या हो गया, बढ़ गया कि मतलब सेना हमारी तरफ से है इसका मतलब। और उसी वक्त मार्च के महीने में जब सेना अगर आ गई जनता के साथ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ की जनता जो है अब राजा को गद्दी पर से हटा देगी। तो मार्च के महीने में वहाँ के राजा के साथ समझौता हो गया वहाँ की आम जनता का जो समझौता हुआ, उस समझौते में ये हुआ कि अब रूस जो है अब वो राजतंत्र से क्या बनेगा, वहाँ पर राजतंत्र चल रहा था, अब राजतंत्र की जगह अब गणतंत्र बनेगा, यानी रिपब्लिक बनेगा, गणतंत्र। राजतंत्र को जानते हैं मोनार्कियल सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि राजा का पुत्र ही क्या बनता है, राजा बनता है, यानी वंशानुगत प्रणाली होती है। इस वक्त तक जब राजतंत्र था तो यहाँ पे जो नौकरशाही व्यवस्था थी, नौकरशाही व्यवस्था का मतलब होता है कि वहाँ पर जितने भी अधिकारी होंगे या जितने भी मंत्री होंगे या जितने भी वहाँ पर उच्च वर्ग होते हैं, वो उच्च पद होते हैं, उन उच्च पदों पर उनका पुत्र ही बैठता था गद्दी पर। अब लेकिन गणतांत्रिक हो जाने से क्या होता है कि वहाँ का मुखिया से लेकर, मतलब देश का मुखिया से लेकर के कोई भी पद ऐसा नहीं होगा जो अब वंशानुगत होगा। कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा कि मतलब पिता के मरने के बाद उसके पुत्र को मिलेगा, पुत्र को मरने के बाद उसके पुत्र को मिलेगा, ऐसा अब कोई भी पद नहीं रह जाएगा। मार्च के महीने में ये समझौता हो गया कि अब राजतंत्र से क्या बनेगा, गणतंत्र बनेगा। और अक्टूबर में वहाँ का ये पूर्ण रूप से अब ये गणतांत्रिक देश हो गया, वहाँ का बन गया। एक तरीके से कहे तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा की विजय होगी, यानी समाजवाद की वहाँ पर क्या होगा, विजय हो गया। तो इस तरीके से ये क्रांति समाप्त हुई। अब इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, पूरे वर्ल्ड पर पड़ा इसका प्रभाव, पूरे विश्व पर पड़ा इसका प्रभाव। दुनिया में यह पहला ऐसा जगह था जहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा की सरकार बनी थी। अब ये मार्क्सवादी विचारधारा कौन था, तो पहले हम मार्क्स को समझ लेते हैं कि मार्क्स कौन था, कार्ल मार्क्स कौन था और इसका प्रभाव भारत पे भी क्या पड़ा। अगर आज थोड़ा वीडियो आज लंबा हो सकता है लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि कार्ल मार्क्स कौन था। देखिए कार्ल मार्क्स जो था, उससे पहले थोड़ा सा एडम स्मिथ को समझ लेते हैं, जो पूंजीवाद का जनक था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ 1776 के आसपास जो था, ये अपनी एक पुस्तक छपी थी वेल्थ ऑफ द नेशंस, ये स्कॉटलैंड का था। इसकी पुस्तक का नाम पूछा गया है कई बार, वेल्थ ऑफ द नेशंस। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें इसकी पुस्तक आती है वेल्थ ऑफ द नेशंस, इसकी पुस्तक का नाम था, 1776 में जो छपी थी। ये स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड ब्रिटेन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो यूनाइटेड किंगडम का ही भाग है, ब्रिटेन का ही भाग। अगर यूनाइटेड किंगडम लेके चलेंगे तब उसमें आ जाता है, वो भी आ जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस। इस वेल्थ ऑफ नेशंस थियरी के माध्यम से ये जो एडम स्मिथ था, ये कहता था कि जो भी व्यक्ति है उसके पास जितनी अधिक बुद्धिमत्ता है, जितना अधिक कौशल है, वो उतना अधिक समाज में, या जितनी अधिक मार्केट है, मार्केट के हर एक चीज़ों पर उतना कब्जा कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये का मार्केट है, इस मार्केट में टोटल 200 रुपये हैं, 200 रुपये मार्केट में है और कुल टोटल 10 व्यक्ति हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। ये मैं व्यक्ति बना दे रहा हूँ, 10 व्यक्ति। ये 10 व्यक्ति बस मैंने मान लीजिए बना लिया है 10 व्यक्ति। अब ये 10 व्यक्ति में से सभी की जो बुद्धिमत्ता है वो क्या है, अलग अलग है। अब सभी की बुद्धिमत्ता अलग अलग है, तो जिस व्यक्ति के पास बुद्धिमत्ता जितनी अधिक है वो इस मार्केट में से 200 में से उतना अधिक पैसा क्या कर सकता है, कमा सकता है। इसमें ये होगा कि अब इन 10 व्यक्ति के बीच में क्या शुरू हो जाएगी, प्रतियोगिता की। हमें अधिक से अधिक पैसा कमाना है तो हम अधिक से अधिक क्या करेंगे, अपने अंदर का दिमाग उपयोग करेंगे। और दिमाग उपयोग करेंगे तो इसका मतलब नई नई
किसी न किसी नए चीज़ का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। जब किसी नए चीज़ का उत्पादन करेंगे तो मार्केट में एक नई चीज़ का सृजन होगा, नए चीज़ का सृजन होगा तो इससे देश का क्या होगा, विकास भी होगा और साथ ही साथ व्यक्ति अमीर भी होंगे। ये कहा जाता, ये बात किसने समझाया था, वेल्थ ऑफ नेशंस के माध्यम से। मतलब वेल्थ ऑफ नेशंस के माध्यम से एडम स्मिथ ने बताया था कि मांग और पूर्ति, ये मार्केट के दो पुत्रियां हैं, मांग और पूर्ति, दो पुत्रियां हैं। और ये व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, मार्केट पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए, किसके लिए, प्रतियोगियों के लिए। और इस प्रतियोगी में जो व्यक्ति उतरेगा मार्केट में, जितना अधिक अपने कौशल का, जितना अधिक अपने सब चीज़ों का उपयोग करेगा, मानव चातुर्य का, वो उतना अधिक संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेगा। ये समझाया था एडम स्मिथ ने। और ये व्यवस्था लगभग ब्रिटेन में या पूरे यूरोप में लगभग यही चल रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति और यूरोप में, जर्मनी में जन्म लिया था, जर्मनी में, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। अच्छा, इस विचारधारा में हानि क्या हो जाएगी, इस विचारधारा में हानि तो ये हो जाएगी कि जो व्यक्ति, मान लो कि 10 व्यक्तियों में 4 व्यक्ति मान लो कि दिमाग थोड़ा सा तेज लगा लिए, हो सकता है बेईमानी से या किसी भी तरीके से पैसा कमा लिए, तो अब तो वो मार्केट में अपना राज करेंगे, यानी निरंकुश हो जाएंगे। अब वहाँ के चाहे तो सत्ता भी पलट सकते हैं, अपने हाथ में पैसे के बलबूते लोगों को खरीद भी सकते हैं, और अपने हाथ में वोटिंग राइट्स के माध्यम से सरकार भी बना सकते हैं। लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। क्योंकि एक यूरोप में एक विद्वान था, जहाँ तक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद एडम मिल्स था, नाम था उसका, एडम मिल्स ने कहा था कि जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसने कहा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं मिला था। लोकतंत्र माना जाता है कि 1688 के समय ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ था, तो औद्योगिकरण के समय में वहाँ पर लेबर मजदूर जो थे, उन लोगों के अंदर मांग उठने लगी थी कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। मतलब कि इस राजतंत्र से, ब्रिटेन से, कि राजतंत्र से हमें आज़ादी चाहिए, कि राजाओं से मुक्त होना चाहते हैं या पूंजीपतियों से मुक्त होना चाहते हैं, जो यहाँ के अमीर वर्ग हैं उनसे मुक्त होना चाहते हैं। तो वहाँ के राजा लोगों ने आपस में एक रणनीति बनाई कि चलो अच्छा ठीक है, वोटिंग राइट्स दे देते हैं, इनको भी वोट देने का अधिकार दे देते हैं। तो लेकिन उससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वही क्या करेगा, सरकार बनाएगा। लोकतंत्र सही मायने में ये जो कहते हैं हमारे इंडिया में भी कि यहाँ पर लोकतंत्र है, सही मायने में लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आम जनता पढ़ी लिखी शिक्षित समझदार नहीं होगी, तब तक पैसों पे क्या होती रहेगी, बिकती रहेगी। सिंपल सा मतलब है कि पूंजीपति हमेशा यहाँ के वोटर्स को पैसे देकर खरीदते रहेंगे, और वास्तव में तो लोकतंत्र रहा ही नहीं, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। तो इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स इसी का विरोध करता था। और ये जो एडम स्मिथ थे, ये वेल्थ ऑफ नेशन थियरी के माध्यम से ये समझाना चाहते थे कि पूंजीवाद अच्छी चीज़ है। और पूंजीवाद में क्या होगा कि जिसके पास जितना अधिक पैसा है, वो मार्केट के उतने अधिक संसाधनों को क्या कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। जैसे ब्रिटेन में चले जाएंगे, फ्रांस में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, इटली, ये सब कुछ पूंजीवादी देश हैं आज के समय भी। उनके खिलाफ, और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएंगे इनमें, पूंजीवाद में। और कार्ल मार्क्स तब देखा, और कार्ल मार्क्स ये था जर्मनी का, ये पैदा हुआ 1818 में, 1818 में पैदा हुआ। और अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ दिन तो अपने देश में ही किया, फिर जाके फाइनली कहाँ रहता था, ब्रिटेन में रहता था। और ब्रिटेन में रिसर्च कर रहा था। और इसने एक पुस्तक लिखी है अपनी, दास कैपिटल। इसकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। कई बार एग्जाम में पूछा भी है, दास कैपिटल इसकी पुस्तक का नाम है। इस दास कैपिटल पुस्तक के माध्यम से कार्ल मार्क्स क्या समझाना चाहता है, इसने ये समझाया कि देखो भाई, ये जो हमारी जो धरती है, इसको एक चीज़ समझने से पहले एक और समझ लेते हैं, थोड़ी सी बात तो समझ लेते हैं। रूस की उस वक्त जो व्यवस्था थी ना, रूस की जो व्यवस्था थी 1917 के आसपास, वहाँ की जो ज़मीन था या वहाँ के जो समाज थे वो 3 वर्गों में बटा था। एक तो था कुलीन वर्ग जिसे कहते हैं, या बहुत उच्च वर्ग कहते हैं, बहुत उच्च वर्ग, जो वहाँ के शासन प्रशासन में पूरा भागीदारी ले, मतलब राजा के परिवार से संबंधित जो थे, राजा के मित्रता से संबंधित जो थे, राजा के खानदान से जो संबंधित थे, उन्हें कहा जाता था कुलीन वर्ग, या जिसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग। और दूसरा होता था मध्यम कुलीन वर्ग, मध्यम कुलीन वर्ग। मध्यम कुलीन वर्ग के पास, इनके पास क्या था कि इनके पास भी तो शिक्षा था, पैसा था, लेकिन पावर नहीं थी।
भाई हर कोई चाहता है कि जैसे आप भी चाहते होंगे कि हम पढ़ लिख लें तो हमारे पास पैसा है, नौकरी करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी पावर हो। जैसे मंत्री लोगों के पास पावर है कि फ़ोन आ जाती है कि ये वो दरोगा साहब फ़ोन किए हैं, मंत्री साहब छोड़ दीजिए, वो वाली पावर। तो यहाँ पर वो पावर कुलीन वर्ग के पास था कि दरोगा साहब को फ़ोन कर दिए, एसपी साहब को फ़ोन कर दिए, तो वो हिलने लगे बेचारे, उनके आगे किसी की नहीं चल रही है। लेकिन ये भी पैसे वाले हैं, शिक्षित भी, लेकिन इनका कोई नहीं चलता है, इसे कहते हैं मध्यम कुलीन वर्ग। और तीसरा था सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग था, इस सामान्य वर्ग में किसान मजदूरी सब कुल आते थे। वहाँ की जो भूमि थी अधिकतर इन्हीं के पास थी, लगभग 80%, और उनमें से भी 67% इनके पास थी और 13% इनके पास थी। बचा कितना? 20%। जनसंख्या सबसे अधिक इन्हीं की थी और 80% उनके पास। एक तरीके से पूरा कहा जाए तो पूरे की पूरी संपत्ति इनके पास थी, लेकिन लेबर, मजदूर, किसान सब इनके पास थे। जनसंख्या इनकी अधिक थी, इनका कुछ हो नहीं रहा था। तो ये जो सामान्य वर्ग थे, इनको जो प्रेरित किया इस क्रांति के लिए, उनमें एक तो टालस्टॉय थे, एक गोरकी थे, ये कुछ व्यक्ति आए जिन्होंने इन सामान्य वर्ग को समझाया बुझाया। इसे मजदूर वर्ग भी कहा जाता है या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग, जिसने अपना सब कुछ हार चुके हों, इन लोगों को समझाया टालस्टॉय, गोरकी जैसे लोगों ने। जैसे कि अगर वार एंड पीस पुस्तक अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो टालस्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस, उस पुस्तक के माध्यम से वहाँ के लोगों को समझाया। तो सामान्य वर्ग ने क्या किया, इन कुलीन वर्ग या राजा वर्ग के खिलाफ वहाँ पर क्रांति की थी। ठीक, अब ये सामान्य वर्ग जो है वो किससे प्रेरित थे? इस कार्ल मार्क्स से। अब समझ में आया? तो जो वेल्थ ऑफ नेशंस की थ्योरी जो समझा रहा था, उनके जस्ट विपरीत थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा, देखो भाई, जब हम लोग धरती पर आए थे, तो इस धरती पर किसी के पास भी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी निजी नहीं थी। मतलब ये निजी प्रॉपर्टी के बहुत खिलाफ थे कि किसी का अपना कोई निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। यहाँ पर कुछ धूर्त लोगों ने, बेईमान लोगों ने क्या किया कि गलती से या बेईमानी से प्रॉपर्टी पे अपना, यानी संपत्ति पे अपना कब्जा कर लिया, इस दुनिया की संपत्ति पर। और कुछ लोगों ने जब इस पर कब्जा कर लिया तो बाकी लोगों को क्या कर लिया, अपना बना लिया, गुलाम बना लिया, यानी कि सर्वहारा बना लिया, उनको अपना गुलाम बना लिया। तो इस निजी प्रॉपर्टी वालों ने संपत्ति अपने पास एकत्रित करके यहाँ के लोगों को क्या किया, गुलाम बना लिया। और गुलाम बनाने के बाद उनको अपने अधीन क्या करते हैं, अपना एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, बंधुआ मजदूरी। और यहाँ के ये मजदूर बेचारे क्या करते हैं, इनके अंदर दबे चले जाते हैं। और ये जो अमीर, जो निजी प्रॉपर्टी, जो संपत्ति पे बेईमान हो गए, इन्हें कहा गया, कार्ल मार्क्स ने कहा कि वो बुर्जुआ है या एलिट क्लास के लोग हैं। और जो सर्वहारा है, जो गरीब है, इनको उन्होंने कहा कि सर्वहारा है, सर्वहारा है। इसने अपने पुस्तक में बड़े अच्छे से समझाया है कार्ल मार्क्स ने। दुनिया का एक ऐसा नाम है कि आज दुनिया में सबसे अधिक नामी व्यक्ति ये है, कार्ल मार्क्स। दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, एक तो पूंजीवाद में और एक समाजवाद। हमारे भारत में भी कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स का बहुत अधिक चर्चा रहता है, बहुत अधिक। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा का है। भारत में पार्टियां भी मार्क्स के नाम पे 2-3 हैं। भारत में तो पहला मार्क्सवादी पार्टी के नाम पे एक सरकार भी बनी थी केरल में। पूछा भी है एग्जाम में कि भारत में पहली बार मार्क्सवादी विचारधारा की सरकार कहाँ बनी थी, तो केरल में चले जाएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे, महाराष्ट्र, आंध्रा में चले जाएंगे। तो उन सब जगहों पे कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा बहुत अधिक कार्य करता है। जो भारत में ये जिन्हें नक्सलवादी कहते हैं, ये लोग भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं तो वो समझिए तो आगे। और फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि देखो, अब इस सर्वहारा को, इस संपत्ति को फिर से प्राप्त करनी होगी, यानी कि सर्वहारा वर्ग को इस संपत्ति को छीनने के लिए क्या करना होगा, सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि जो ये एलिट क्लास है, यानी जो बुर्जुआ वर्ग है, इनके ऊपर शस्त्र के साथ आक्रमण किया जाए। जब शस्त्र के साथ आक्रमण करेंगे तो इनसे अपनी संपत्ति को फिर क्या करेंगे, आप वापस छीनेंगे। यानी एक ऐसा समय आएगा कि जब राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी और सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ समता के भाव से रहेंगे। यानी कि संपत्ति पर अब किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर देश की प्रत्येक जनता का अधिकार होगा। इसे कहा था उसने समाजवाद, कि एक ऐसा साम्राज्य स्थापित होगा
कि मतलब कि सिर्फ पूंजी कुछ लोगों को संपत्ति पर अधिकार न होके पूरे देश की आम जनता का उस संपत्ति पर अधिकार होगा। इसे कहते हैं समाजवाद। ये विचारधारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। और इस कार्ल मार्क्स की विचारधारा से जो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1917 में, उसी वक्त वहाँ की जनता ने वहाँ के राजा के खिलाफ, जो वहाँ के राजा पूंजीवादी विचारधारा पर चल रही थी, उसके खिलाफ युद्ध किया था और समाजवाद की पहली विजय हुई थी। और इसीलिए कहा जाता है कि समाजवाद की वहाँ पर क्या हुई? विजय हुई। उसके बाद चलकर ये जो चीन है, चीन में फिर कम्युनिस्ट विचारधारा फैली है। आप लोग देख सकते हैं कि रसिया में आज भी समाजवादी विचारधारा चलती है। और उससे थोड़ा आगे 4 कदम बढ़कर जो विचारधारा चलती है, चाइना में कम्युनिस्ट विचारधारा चलती है। और इसके यहाँ पर ये मतलब हुआ कि वहाँ पर समाजवाद है रूस में और चीन में कम्युनिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी है किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं हुई। वहाँ की सारी प्रॉपर्टी जो है वहाँ के सरकार के हाथ में है। और वहाँ की सरकार जब भी देखती है कि यहाँ पर आय का असमान वितरण हो गया है, यानी किसी व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत अधिक हो गया है और किसी व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत कम हो गई है, तो उस संपत्ति को क्या करता है? समान रूप से वितरित करता है। ये विचारधारा वहाँ पर कार्य करती है। आप लोग चाइना में देखे होंगे कि एक व्यक्ति जो वहाँ का था पिछले साल, जैकमा, कोरोना काल में वहाँ पर चाइना में बहुत से व्यक्ति, करीब 100 के आसपास से बहुत से लोग बहुत अधिक पैसा कमा लिए थे, अरबपति हो गए थे, बहुत अरबपति, और देश छोड़कर भागना चाहते थे। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया था? उन लोगों को पकड़ लिया था कि नहीं, तुम भाग नहीं सकते इतना पैसा लेकर, तुमने कोरोना काल में कमाया है, तो यहाँ का पैसा जो अधिक हो गई है तुम्हारी, यहाँ की जनता में फिर से क्या किया जाए? यह सरकार के अपने कब्जे में ले लेता है। फिर सरकार वहाँ के लोक कल्याण के लिए फिर उस संपत्ति का समान रूप से वितरण करता है। ये होता है समाजवाद। समाजवाद में किसी के पास संपत्ति नहीं बहुत ज़्यादा होती है और न ही किसी के पास बहुत ही कम होती है, लगभग सभी के पास समान होती है। यानी उत्पादन और वितरण पर जिसका सरकार का जब साथ यानी जनता का जब उस पर नियंत्रण हो, जनता का मतलब जनता का प्रतिनिधि सरकार का नियंत्रण हो, तो उसे कहेंगे समाजवादी। और जहाँ पर निजी व्यक्ति का हो उसे कहते हैं निजीवादी। अब इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में क्या हुआ, इसका प्रभाव पड़ा, शायद वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, लेकिन उसको भी समझ लीजिए कि जब भारत में आंदोलन चल रही थी, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, मतलब आज़ादी के लिए भारत में आंदोलन चल रहे थे, तो इसे भगत सिंह जैसे लोग हो गए या फिर बहुत से लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, भगत सिंह इस मार्क्स से या फिर रूस की क्रांति जो ये हुई थी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेनिन। लेनिन बहुत ज़बरदस्त आदमी था जिसने इस क्रांति का, जो बेल्शेविक क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व किया था। लेनिन जो था, यही जब वहाँ पर रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना, तो वहाँ का पहला राष्ट्रपति भी लेनिन बना। इस लेनिन से बहुत प्रभावित था कौन? भगत सिंह। भगत सिंह बहुत प्रभावित थे क्योंकि वो समाजवादी थे। महात्मा गांधी जी या ये सब बहुत से लोग कहने को, तो अब देखो क्या है कि समाजवादी विचारधारा अगर वोट पाना है, अगर एक लोकतांत्रिक देश है, तो आपको ये तो कहना पड़ेगा कि मैं समाजवादी हूँ। समाजवादी का मतलब मैं संपत्ति में चाहता हूँ सभी के बराबर। सब लोग कहते हैं, भारत में कुल बदमाश नेता लोग यही लोग कहते हैं कि भारत भी एक समाजवादी देश बनाएंगे, हम करेंगे, लेकिन होता नहीं है। ये जैसे ही नेता बनते फिर लगते हैं पूंजीवाद को बढ़ावा देने। जैसे देखिए अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि भारत में अधिक से अधिक जो संस्थाएं हैं, ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन मतलब संपत्ति जो सरकार की थी वो निजी हाथों में जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो एक समय आएगा यहाँ पर कि कुछ वर्ग यहाँ पर बहुत नीचे चला जाएगा और कुछ वर्ग बहुत ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर कंट्राडिक्शन होगी, फिर यहाँ पर सर्वहारा आंदोलन होगा। जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे जो ये सर्वहारा वर्ग है ये सशक्त विद्रोह करेंगे और इस पृथ्वी पर अपना राज करेंगे। तो भारत में भी होगा, आंदोलन होगा ही, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर पूंजीवाद बढ़ेगा तो यहाँ के सर्वहारा वर्ग में भी जनसंख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि शिक्षा नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा। और ये सर्वहारा वर्ग एक दिन यहाँ पर पूंजी वर्ग के खिलाफ युद्ध करेगा। हर जगह होगा, पूरी दुनिया में होगा, ये कार्ल मार्क्स का मानना है। और लेनिन का ये विचार भारत में भी बहुत से लोग थे। जैसे अगर आप लोगों ने देखेंगे 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो बहुत से लोगों ने क्या किया कि ब्रिटेन का साथ दिया कि भारत विश्व युद्ध चल रहा था 1942 में, 1939 1945 सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो बहुत से लोग भारत की तरफ से जो थे वो ब्रिटेन का साथ दिए। क्यों ब्रिटेन का साथ दिए? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन, रूस, अमेरिका इसी एक तरफ से लड़ रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि अगर ब्रिटेन रूस की तरफ से लड़ रहा है तो रूस कैसा देश है? समाजवादी। तो मतलब भारत के जो समाजवादी विचारक हैं वो रूस के साथ है, तो रूस ब्रिटेन का सहयोगी, तो मतलब वो लोग भी किसका साथ देंगे? ब्रिटेन का साथ देंगे। जबकि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हम लोग विश्व युद्ध में साथ नहीं देंगे। तो भारत के बहुत से लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटेन का बहिष्कार बहुत से लोगों ने नहीं किया था, उसमें एक समाजवादी भी था। और मुस्लिम लीग ने भी ब्रिटेन का सहयोग नहीं दिया था। समाजवादी जो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटेन का विरोध नहीं किया था।
तो भारत में इसका प्रभाव पड़ा ना, समाजवादी विचारधारा उत्पन्न हुई। अब जब भगत सिंह का कहना था कि हमें सिर्फ विदेशों से आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ब्रिटेन से आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ के पूंजीपतियों से भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि अधिकतर शोषण हमारे देश में ब्रिटेन ने न की करके यहाँ के पूंजीपतियों ने ही शोषण किया है। क्योंकि ब्रिटेन तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जो असली शोषणकारी है वो तो यही रह जाएंगे। और हुआ भी यही है कि ब्रिटेन तो यहाँ से चला गया, लेकिन जो असली शोषणकारी था यहीं पर रह गया। इसलिए भारत की स्थिति आज भी बहुत ही खराब है। लेकिन कहना नहीं चाहिए कौन शोषणकारी, लेकिन आप सब समझते हैं कि शोषणकारी कौन हमारे देश में, वही लोग जो आज राजनीति में हैं। तो वो जो मैंने बताया था कि एडम जो मिल ने कहा था कि लोकतंत्र अच्छी है, लेकिन उसमें लोकतंत्र में रहने वाले भी अच्छे होने चाहिए, नहीं तो पूंजीपति क्या करेंगे, वोट के बलबूते यहाँ के लोग खरीदते रहेंगे। और यहाँ की आम जनता कैसी है, दारू मुर्गा पे बिकती रहती है। तो लोकतंत्र किसी मायने का नहीं रह जाता है। भारत में लोकतंत्र बस नाम का है, किसी काम का नहीं है। चलिए, तो देखिए, अगर भारत पर जो रूस की क्रांति का प्रभाव पड़ा है, अभी मुझे लगता है अगर ठीक से नहीं हुआ होगा तो एक बार और समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो को और बनाएंगे, थोड़ा तबीयत डाउन है तो बाद में बना देंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी को।